हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो कि एग्जाम्स में जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा एग्जाम का जो टारगेट है वो है 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मजा आने वाला है इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी सब्सक्राइब यूजर है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। बट पहला क्वेश्चन है इसमें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने रानी की वाव देखा भी होगा 100 रुपीज के नोट पे, है ना। 100 रुपीज की नोट में रानी की वाव बनी है। और ये कब बनाई गई थी? तो ये 2018 में आरबीआई के थ्रू इसको मान्यता मिली थी कि 100 की नोट में पीछे की तरफ रानी की वाव बने। तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है? पाटन, गुजरात में। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, शक्तिकांत दास। और ये कब तक रहेंगे? तो ये अभी फिलहाल 2024 तक ये इनको रहना ही रहना है, मतलब अगले आदेश तक। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 2024 तक आरबीआई गवर्नर बने रहेंगे। कौन? शक्तिकांत दास। तो किस नोट में अब आपसे पूछा जा सकता है दो तरह के क्वेश्चन। पहला कि 100 की नोट में पीछे की तरफ क्या चित्र है? तो वो है रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पर है? तो ये है पाटन, गुजरात में। ये बात समझ में आई। अब ये भी आप जान लीजिए कि जो यूनेस्को की सूची है, ठीक है, यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2014 में शामिल किया गया रानी के वाव को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। ठीक है, 2014 में शामिल किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLSI का मतलब क्या है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साइंस का टॉपिक है। ठीक, इसलिए मैंने कहा है कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। जैसे एग्जाम में सब मिक्सअप करके पूछा जाता है, वैसे ही यहाँ पर है। तो इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये होता क्या है? तो ये एक्चुअल में डायोड, ठीक है, डायोड और ट्रांजिस्टर, ठीक है, डायोड और ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, का क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद इन द चिप। विद इन द चिप मतलब चिप बनाने के लिए, आईसी बनाने के लिए ये प्रोसेसर होता है जिसमें हम कई सारे ट्रांजिस्टर और डायोड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं। तो इसी को बोला जाता है VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर हो गई बात? ओके। ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुआ था 1970 में। 1970 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गई बात? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। कैसा था? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। जबकि जो आयरन एज सिविलाइजेशन है वो उसको वैदिक पीरियड कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी, ठीक है, की खोज दयाराम साहनी, किसने? दयाराम साहनी ने। साहनी ने कब किया था? 1921 में। 1921 में। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसी के बीच में ये 1921 में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अब देखिए, समझना ध्यान से कि इस सभ्यता का, ठीक है, इस सभ्यता की विशाल जो इमारत है, सबसे विशाल इमारत, वो अन्नागार है। अन्नागार है सबसे विशाल जो इमारत मानी जाती है इस सभ्यता की, वो है विशाल अन्नागार।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कि भारतीय संघ कार्यप्रणाली का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का सबसे मुख्य प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, मतलब यहाँ पे जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति अगर नहीं होगा, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के ना होने पर, ना होने पर उपराष्ट्रपति इस कार्यभार संभालता है। उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी ना हुआ, तो उपराष्ट्रपति के ना होने पर, ठीक है, यहां पे आप जान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति के ना होने पर, ना होने पर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य, मुख्य जज, जज का मतलब क्या हो गया, जो भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होगा, ठीक है, न्यायालय प्रमुख होगा, वो इसके कार्यभार को संभालेगा। हाँ, सबसे इस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझिएगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति को जो शपथ है वो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। मतलब जब राष्ट्रपति नियुक्त होता है तो उसकी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मणिकर्णिका वाज द ओरिजिनल नेम। तो मणिकर्णिका जो है ये है रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, झांसी की रानी जिसको बोला जाता था। 1857 की क्रांति में इनका झांसी से महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। अगला है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। तो वो है द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री इनकी पुस्तक है। और कौन कौन सी पुस्तक है, तो एक है अग्नि उड़ान, ठीक है, ये अन्य पुस्तकें हैं। अन्य पुस्तकें कौन सी, अग्नि उड़ान और इग्नाइट माइंड, इग्नाइट माइंड, ये इनके कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट है। और इनको फायर कहा जाता था, मतलब कहने का मतलब ये कि इनको मिसाइल मैन कहा जाता था। मतलब अगर इंडिया में मिसाइल में अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो इन्हीं का है, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ की में मुक्त डैश की उपस्थिति में विद्युत सुचालक से विद्युत का सुचालक बनाती है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री डैश इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मतलब ये कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के अंदर ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये है चालक। और ये क्या है, तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट भी करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी को। ये बात समझ में आ गई। हाँ, सबसे और एक दूसरी बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, ठीक है, वो हाइयर पोटेंशियल से, ठीक है, हाइयर, और यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए ये है हाइयर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो हाई लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ होती है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो हाई लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ होती है। अगर हम बैटरी की बात करें तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की होती है। जबकि जो धारा है, धारा यानी करंट, वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में बहती है। ये भी आप ध्यान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है,
राजधानी वो क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो लगे हाथ मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं, या सबसे पहले राज्यपाल देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो है भूपेश बघेल। क्या है? ये भूपेश भूपेश बघेल क्या है? तो ये मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये क्या है? मुख्यमंत्री है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटाए दे रहा हूं। अभी हम चूंकि मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे तो इसलिए मुख्यमंत्री ही आ गया। ठीक है, एक मिनट, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। है ना, पूरा यहाँ पे हम लोग एक तरीके से पूरा यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सेशन अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये। ठीक है, तो समझिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, एक मिनट, इसको हम लिखते हैं सीएम। सीएम, और इधर लिखते हैं गवर्नर जनरल। तो ये कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया, अनुसुईया उइके। ठीक। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक। और मुख्यमंत्री के वो गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र। कलराज मिश्र क्या है? इसके गवर्नर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एम के स्टैलिन। नाम भी बहुत अच्छा है, एम के स्टैलिन। ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिश्चियन या फिर कोई फॉरेन कंट्रीज की बात हो रही है। तो एम के स्टैलिन कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो रवि नारायण। रवि नारायण, ठीक है, रविंद्र नारायण, रविंद्र नारायण रवि, रविंद्र नारायण रवि वहां के क्या है? गवर्नर है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के जो है वो है भूपेश पटेल। आप ध्यान रखिएगा, ये भूपेश बघेल है और ये भूपेश भाई पटेल है। ठीक है, गुजरात के भूपेश भाई पटेल हैं। और आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर है। कई बार एग्जाम्स में गवर्नर भी पूछा जाता है कि इस स्टेट के गवर्नर कौन से। पर्टिकुलर एक मैं सेशन लेके आऊंगा जहां पर हर एक स्टेट के गवर्नर, सीएम, इनको हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आया है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें माध्यमों के बीच सीमा को, माध्यमों के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना का प्रभाव कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इज इफेक्ट ऑफ, इनमें से किसका इफेक्ट है? तो वो है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्रैक्शन का ये प्रभाव है, अपवर्तन का प्रभाव है। स्कैटरिंग क्या होता है? तो स्कैटरिंग पर आधारित, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। स्कैटरिंग पर आधारित प्रभाव, यानी ऐसे ऐसे प्रभाव जिस पर, जो स्कैटरिंग पर आधारित है। तो उनमें से पहला है क्या? आसमान का नीला रंग। आसमान का नीला रंग। अगर हम दूसरे प्रभाव की बात करें तो जितने खतरे के सिग्नल होते हैं, ठीक है, खतरे के सिग्नल का रंग लाल होना। खतरे के सिग्नल का रंग लाल होना, ये भी किस पर है? स्कैटरिंग पर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ओके। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? तो और है बादल का, बादलों का जो रंग है वो कैसा है? तो वो सफेद होता है। इसका भी कहीं ना कहीं रीजन स्कैटरिंग ही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इनको किस किस मर्डर के लिए यहाँ पे मौत की सजा दी गई? तो देखिए, यहाँ पे आप इसको याद रखने की ट्रिक समझिए।
ट्रिक क्या है? जब सांड पगला जाता है, ठीक है, जब सांड पगला जाता है तो क्या करोगे? उसे मार देंगे भाई, नहीं तो वो लोगों को नुकसान करेगा। तो यानी कौन है? जेपी सॉन्डर्स, जिनको मारने की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और सबसे दुखद बात यह है कि उस समय महात्मा गांधी ने इनके खिलाफ, इनके पक्ष में कोई भी पैरवी नहीं की। ये बहुत ही बड़ी और दुखद बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूकंप विज्ञानी, ठीक है, सिस्मोलॉजिस्ट डू नॉट प्रेडिक्ट वेयर द मेजर अर्थक्वेक आर लाइकली ऑकर बेस्ड ऑन। मतलब जो भूकंप विज्ञानी है ये अनुमान नहीं लगाते हैं कि डैश के आधार पर बड़े भूकंप आने की संभावना है। तो बताइए, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये तो होता ही, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही भूकंप आता है। लोकेशन ऑफ फॉल्ट जोन, ये भी होता है, जैसे प्रशांत महासागर के चारों ओर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है। उसके बाद ये डी नंबर, हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक इन द रीजन, तो ये भी बताता है कि जहां पे ज्यादा भूकंप हिस्ट्री में आए हुए होते हैं, पास्ट में आए होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा संभावना बनती है। तो इसका सही आंसर है पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। मतलब ग्रहों की स्थिति का भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा प्लैनेट इस समय कहां पर है, इससे भूकंप का कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है संस्कृत में। ठीक है। भारत का जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, उसको, जिसको किसने वहां लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का जो गीत वंदे मातरम है वो संस्कृत में लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है द कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। अब इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए, इसरो, इसरो का जो फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो मींस इंडियन स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और इस समय इसके जो हेड हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसके जो हेड हैं वो सोमनाथ है। ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? के सिवान की जगह ली है। हेड जो है वो सोमनाथ है। क्लियर हो गई बात? ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसरो रॉकेट बेचना चाहता है या फिर किसी देश को अपना सैटेलाइट वहां लॉन्च करवाना है, तो उनको किससे संपर्क करना पड़ेगा? तो वो है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी ये वो शाखा है, ये वो कंपनी है जो इसरो के फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, उसको रेगुलेट करता है। मतलब अगर किसी को अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो उसको एंटेरिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संपर्क करना पड़ेगा। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? समझना। छवि की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। यानी आंसर आ जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गई बात? ओके। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन, तो लेटरल इन्वर्जन आपने देखा होगा कि ये जो एम्बुलेंस होता है, ठीक है, एम्बुलेंस जो होता है ये उल्टा दिखता है। ठीक है, उल्टा दिखता है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट का राइट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। यही क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। यही क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। ये बात समझ में आ गई? एक बात और जान लीजिए कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज जो है वो स्मॉल बनेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इमेज कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा। m अगर इक्वल टू 1 है तो इक्वल साइज बनेगा। और अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज लार्ज बनेगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अल नीनो। आप देखिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि अल नीनो रिफर्स टू टेम्परेचर एनोमली इन द ओशियन। यानी अल नीनो महासागर, किस महासागर में एक तापमान विसंगति को दर्शाता है? तो वो है प्रशांत महासागर। आप ध्यान रखिएगा। अब प्रशांत महासागर से रिलेटेड अगर देखें फैक्ट, तो ये सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, लार्जेस्ट ओशियन है। उसके बाद मैरियाना ट्रंच, मैरियाना ट्रंच कहां पर है? इसी प्रशांत महासागर में है। और ये सबसे डीपेस्ट, बात ध्यान समझिएगा, ये सबसे डीपेस्ट पोर्शन है, या कह सकते हैं डीपेस्ट पार्ट है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। यानी इस अर्थ में सबसे गहराई का भाग कौन सा है? तो वो है मैरियाना ट्रंच, जो कि कहाँ है?
पैसिफिक ओशियन में यानी प्रशांत महासागर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।